गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का गद्य खंड का प्रथम अध्याय दो बेलों की कथा। अब तक हमारे द्वारा इसके 4 दृश्य देख लिए गए, जिसमें हमने देखा कि कैसे बेलों को गया को दिया जाता है, गया के पास से वो कैसे आते हैं, फिर वापस उनको गया को प्रदान किया जाता है, वो वहाँ से रस्सी छुड़ाकर भाग जाते हैं। वहाँ पर भी वो पकड़े जाते हैं, एक सांड से उनका मुकाबला होता है, सांड को पराजित करते हैं। उसके पश्चात कांजी होश में उनको बंद कर दिया जाता है। कांजी होश में भी प्रयास करके वो वहाँ से और सब जानवरों को मुक्त करवा देते हैं, परंतु स्वयं बंधनों में पड़ जाते हैं। यहाँ तक अपना हो चुका था। अब अंतिम और 5वां दृश्य आप देखिए, जिसमें इस पाठ का सार प्रकट होता है कि किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। कैसे उन दोनों बेलों के माध्यम से उस ब्रिटिश काल में अधीन भारत के लोगों को जागृत करने का प्रयास मुंशी प्रेमचंद के द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से ही भारतीयों में स्वतंत्रता की चेतना को जागृत किया, भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का भाव विकसित किया, विद्रोह, विप्लव और क्रांति की चेतना को जागृत किया। अब बात करते हैं हम दोनों बेलों की कांजी हाउस की स्थिति के बारे में। ये 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण यानी तिनका एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी जरूर उनको दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक नहीं जाता था। ठटरियाँ निकल आई थी, ठटरियाँ हड्डियाँ, मतलब उनके शरीर में खाने को कुछ मिल नहीं रहा था, केवल पानी मिल रहा था, तो उनकी हड्डियाँ भी बाहर दिखने लगी थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। इसका मतलब समझे आप लोग कि इसका मतलब था अब उन बेलों की वहाँ पर क्या की जाएगी, नीलामी की जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कांजी होश में बंद पशुओं को या तो बूचड़ खाने में दे दिया जाता है या उनको नीलामी कर दी जाती है। तो देखिए, एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए। तो बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्रों को बाहर निकाला गया और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते, क्योंकि जब उनको खाने पीने को नहीं मिला तो उनकी अवस्था कैसी हो गई, बिल्कुल दयनीय अवस्था हो चुकी थी। तो ऐसे मृतक बेलों का कौन खरीदार होता। सहसा यानी अचानक एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, वो आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गूंथकर मुंशी जी से बातें करने लगा, अर्थात उनके शरीर में नापने लगा कि मांस कितना है। क्योंकि वो तो कसाई था और वो उनको बेचना चाहता था मार करके। उनका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब हमारे जीवन का समय समाप्त हो चुका है। अगर हमें इसको बेच दिया जाता है तो हमारे जीवन के दिन पूर्ण हो चुके हैं। वो कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा, भीत यानी डरे हुए नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, नाहक यानी बेकार, व्यर्थ, अब जान ना बचेगी। अब इनको क्या हो रहा है, अपने किए हुए के ऊपर पछतावा हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, पछतावा करके बिल्कुल कर्महीन बन करके बैठना जीवन का समाधान नहीं होता। अगर आपको कहीं भी किसी भी विपत्ति में पड़ते हो तो आपको क्या करना चाहिए, कर्महीन होने की अपेक्षा आपको कर्मशील बने रहना चाहिए, क्योंकि कर्म करने वाले को असफलता कभी भी प्राप्त नहीं होती। और यहाँ पर वो फिर से संघर्ष करेंगे और उस संघर्ष का परिणाम क्या होगा, उनके जीवन की खुशहाली, उनका जीवन फिर से स्वतंत्र होगा और उन्हें जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा और पुनः अपने मालिक से वापस उनका मिलन हो जाएगा। तो हीरा ने कहा कि गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने
अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया और क्या कहा कि कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। तो भगवान के लिए हमारा जीना मरना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। अब यहाँ पर फिर से एक नए नैतिक मूल्य का, मानवीय मूल्य का आविष्कार होता है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, ईश्वर के प्रति विश्वास रखना। यह आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अब इनको ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जब एक बार उस लड़की के रूप में ईश्वर ने हमारी रक्षा की है तो क्या आप फिर से नहीं करेंगे। तो यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। ये कौन कह रहा है? मोती कहता है। तो हीरा क्या कहता है? तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए पशु के जीवन की उपयोगिता बताई जा रही है कि मानव जीवन में पशु मृत्यु के उपरांत भी अपने खून, हड्डी, खाल, सींग, चमड़ी सबसे क्या करता है? मानव जीवन के लिए भला करता है, उसकी कहीं न कहीं उपयोगिता सिद्ध हो जाती है। परंतु इंसान के मरने के बाद उसके शरीर का कहाँ उपयोग हो पाता है? चलो आजकल हो चुका है कि आपको अपने बॉडी ऑर्गन्स, आप अपने अंगों का क्या कर सकते हो? उनको दान करके प्रत्यारोपण करने के लिए दे सकते हो, दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए दे सकते हो। लेकिन उस ज़माने में ऐसा नहीं था, विज्ञान का इतना आविष्कार नहीं था। तो मानव का क्या होता था? मृत्यु के बाद संस्कार कर दिया जाता था। लेकिन पशु का तो उस ज़माने में भी क्या था? उपयोग होता था। तो यहाँ पर वो बेल हीरा क्या कह रहा है कि मरने के बाद भी हमारा मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम अवश्य आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, बोटी बोटी अंग अंग। बेचारे पाँव तक नहीं उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वो जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। रेवड़ यानी झुंड। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने थे, चपल थे। कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। पागुर करना जानते हो? पागुर करना होता है भोजन को ग्रहण करने के बाद उसको पुनः उगल करके उसकी जुगाली करना। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। ऐसा क्यों लगा? क्योंकि इन्होंने तो प्राणियों की रक्षा की और इनकी तरफ वहाँ पर कोई ध्यान देने वाला नहीं था। कि किसी को चिंता नहीं है कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। बधिक हत्यारा, कसाई, मारने वाला जिसे कहा जाता है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। अचानक से क्या होता है कि वो उस राह को पहचान जाते हैं जिस राह पर वो चल रहे थे। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, यह लो, अपना ही हार आ गया। मतलब वो झूरी काछी के क्षेत्र में पहुंच गए और उस जगह को उन्होंने पहचान लिया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआ है। पुर यानी हल, रहट जिसे कहते हैं, चड़स। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया। नगीच यानी पास। हीरा बोला भगवान की दया है। तो मोती कहता है मैं तो अब घर भागता हूँ। तो हीरा कहता है ये जाने देगा? तो मोती कहता है इसे तो मैं मार गिराता हूँ। तो हीरा कहता है नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे नहीं जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए, कुलेले करना उछल कूद करना, घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। थान यानी स्थान। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, क्योंकि वो पैसा देकर के उनको खरीद के लाया था और वो दोनों उसके बंधन से मुक्त हो गए थे। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। यहाँ पर देखिए झुरी काछी का पशुओं के प्रति प्रेम का भाव दिखाई दे रहा है कि वो भी उनसे बिछड़ने के बाद खुश नहीं था, परंतु अब जब पुनः मिले तो दोनों एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम भाव को प्रकट करने लगे। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झुरी ने कहा मेरे बैल हैं। तो वो कसाई कहता है कि तुम्हारे बैल कैसे? तो वो कहता है
कि मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। तो हीरा कहता है, झूरी काछी कहता है कि मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? अख्तियार है ना, अधिकार है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने क्या कर दिया? सींग चला दिया, मतलब पुनः अपने स्वतंत्रता के लिए वो संघर्ष करने लगे। दड़ियल पीछे हट गया, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर ही वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी शूरवीर की भांति उसका रास्ता रोक करके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देख रहे थे और हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि एक बैल ने क्या किया? अपने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया और एक हत्यारे के हाथों, एक वधिक के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने की जगह बच करके वापस आ गए। जब दड़ियल हार कर थक कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। तो मोती कहता है, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बिना मारे नहीं छोड़ता। अब नहीं आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। तो हीरा कहता है, जो गोली मरवा दे तो मोती कहता है, मर जाऊँगा पर उसके काम तो नहीं आऊँगा। हीरा कहता है, हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। और थोड़ी देर में क्या होता है, नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के क्या कर रहे थे? वहाँ पर ये तमाशा देख रहे थे। और मानो ये घटना तो छोटी सी थी, परंतु गांव में उत्साह का कारण बन गई थी। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उत्साह यानी उत्सव सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए, अर्थात मालकिन भी अब उन बैलों की उपयोगिता समझ गई और उसने क्या किया? उन पशुओं के प्रति, अपने बैलों के प्रति प्रेम प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से दोनों बैलों ने संघर्ष करके अपने आप को स्वतंत्रता दिलवाई। इसी के साथ ये अध्याय आपका समाप्त। धन्यवाद।